एक बात जो है इनके पिता को लेकर अक्सर कही जाती है सिवान में, या सिवान की जो राजनीतिक गलियारे है उसमें अक्सर ये चर्चा होती है कि एक शख्स थे श्रीकांत भारतीय जी, जिसने अपना पूरा जीवन भाजपा पर निछावर कर दिया, पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी उस पार्टी के लिए, अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन जिस तरीके का इंसाफ, जिस तरीके का हक उनके परिवार को मिलना चाहिए था उनके मौत के बाद या इंतकाल के बाद या उनकी हत्या के बाद, उस तरीके का सपोर्ट जो है आपके परिवार को भाजपा का नहीं मिला। और जब उनके पिताजी की हत्या हुई थी तो बीजेपी के जो शीर्ष के नेता थे सिवान जिले के, उन्हें बड़े ही जोरों शोरों से एक व्यक्ति पे इस हत्या का इल्ज़ाम लगाया था, और वो व्यक्ति थे सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन। जिस शख्स पे इनके पिता का हत्या का इल्ज़ाम है, जैसा कि लोग कहते हैं, भाजपा का नेता कहते हैं, उसके बावजूद भी उनको आपने शहाबुद्दीन साहब कहकर संबोधित किया। देखिए ऐसा है कि एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें भाजपा के सिवान के बड़े एक दिग्गज नेता है मनोज सिंह के साथ आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी। उसमें सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी की भी आवाज़ हमें सुनने को मिली। बड़ी मस्जिद के पीछे का इलाका जो है उसको पहले हम लोग, या आजीवन जब से मेरी पैदाइश हुई है, मेरे पिताजी की पैदाइश हुई है, वो इलाका बड़ी मस्जिद के एरिया के नाम से जाना जाता था। तो जब नामकरण हुआ और उस जगह का नाम बदल के श्रीकांत भारतीय रोड के नाम से वो इलाका अब जाना जाता है, तो उस जगह का नाम आपके पिताजी के नाम पर रख दिया गया। तो कुछ लोगों में नाराजगी भी थी इस बात को लेके कि बड़ी मस्जिद का नाम जो है भाजपा के नेताओं ने शायद षड्यंत्र करके या जो भी करके उस नाम को बदल दिया, जिससे शायद कुछ लोग आहत थे। क्या इसमें आपकी भी कोई भूमिका थी उस नाम को बदलवाने में? पहली बात तो आज भी बड़ी मस्जिद वहीं पर है। कितनी गुटबाजी क्यों है सिवान भाजपा के नेताओं में? मतलब सर क्या है कि देखिए, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ओम प्रकाश यादव जी वो अलग क्यास लगा रहे हैं कि वो भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं लोकसभा के लिए। एक और आपके पार्टी के बड़े ही विवादित नेता हैं जो अपने विवादों से अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, टूना पांडे जी। उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। वो कभी कहते हैं मैं भाजपा का नेता हूं, लेकिन सपोर्ट करते हैं वो हैना साहब को जिनका ताल्लुक राजद पार्टी से था। तो क्या हो क्या रहा है? और आपस में ही मतलब बयानबाजी करते रहते, मतलब आप लोगों की जम नहीं रहे कि आपस में क्या टिकट की जहाँ तक बात है, सत्यम जी आप भी एक बड़े ही युवा तेज तरार नेता हैं। एक और नेता बहुत ही ज्यादा मशहूर हो रहे हैं सिवान में, जिनका नाम है जीवन यादव। अगर हम जो चेयरमैन का चुनाव हुआ था उसके बाद खासा उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं या ऑफ कैमरा जो बातें होती, चर्चाएं होती हैं, उसमें ये जिक्र होता है कि जीवन यादव शायद हो सकता है कि भाजपा के कहीं उम्मीदवार हो सकते हैं आने वाले चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सत्यम जी, कहीं आपकी भी तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है लोकसभा या विधानसभा लड़ने की? देखिए अच्छा, जो पिछला जो चुनाव था पार्षद का, जो वार्ड के चुनाव थे, उसमें आपकी माता जी कुछ वोटों से हार गई थी। ये अंदर की बात, मुझे नहीं पता इन बातों में कितनी सच्चाई है। ये कहा जाता है कि कुछ भाजपा के ही नेता थे जिन्होंने ये षड्यंत्र किया था कि आपकी माता जी इस चुनाव में हार जाए। और उस चुनाव में एक और भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, या बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि आपने उन पर गोलियां भी चलवाई थी काउंटिंग के दिन। क्या था ये मामला? और आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास की राजनीति आपकी पार्टी करती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो भी उनकी रैलीज हमने देखी है उनकी या योगी जी की, वो लोग फिर से विकास के मुद्दे को छोड़ के इस मुद्दे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बड़े ही भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको हम राम जी के दर्शन कराएंगे। अगर आज मंदिर बन रहा है तो आने वाले दिनों में ये इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया के बहुत बड़े प्रेस्टिजियस चीजों में से एक होगा। लेकिन ये पता क्या, ये बहुत सारे विषयों में से एक विषय होना चाहिए। ये आपकी पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अहम या पहला मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दों में से एक हो सकता है, क्योंकि भारत जो है भावनाओं का देश है, आस्थाओं का देश है। डेफिनेटली मस्जिद और मंदिर का भी एक मुद्दा है, लेकिन आप पहली प्राथमिकता सिर्फ मंदिर को देंगे, ना नौकरियों को देंगे, ना अपने विकास को देंगे, ना सड़कों को देंगे, ना अस्पतालों को देंगे, ना कॉलेजों को देंगे, ना स्कूल्स को देंगे, ना शिक्षा को देंगे, ना साइंस को देंगे।
इन तमाम मुद्दों को छोड़ के आपकी प्राथमिकता ये है, आपकी अचीवमेंट ये है कि हमने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है, और जो मामला कोर्ट के जरिए हल हुआ है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश और चुनाव में कहीं ना कहीं इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया कि कहीं भी विकास की बात जो है मोदी जी नहीं कर रहे हैं, योगी जी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे बात चल रही है कि हमने राम मंदिर का निर्माण करा दिया है। यही तो चाहिए था देश के लोगों को। खुश हो जाइए, आइए और अगले चुनाव में हमको आगे वोट दीजिए। देखिए एक्चुअली एग्जैक्टली क्या हुआ था उस 23 नवंबर की रात को? 23 नवंबर 2014 की रात को समय 9:50 हो रहे होंगे। मेरे चाचा जी का कॉल आता है मेरे नंबर पे, और उनके द्वारा मुझसे ये पूछा जाता है कि भैया कहाँ हैं। हम बोले कि वो कहीं गए होंगे। तो नहीं, भैया को गोली लग गया है। ये बात सुनते ही मैं घर से दौड़ता हुआ निकला और अपने पुराने घर, जो मेरा पैतृक आवास है, वहाँ पहुँचा। वहाँ चाचा लोग नीचे उतर चुके थे, और जैसे ही हम शांति वट वृक्ष के आगे बढ़े, मेरे पिता का शव वहाँ पे पड़ा हुआ था। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जय हिंद, मैं हूं मोहम्मद वसीम खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो कि भाजपा के एक युवा और बड़े ही तेज तर्रार नेता है। इनके बारे में हम बात करें, इससे पहले आपको पीछे एक तस्वीर दिख रही होगी। तस्वीर में जो शख्स हैं, सिवान की राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है, वो इनको जानते हैं। ये स्वर्गीय श्रीकांत भारती जी हैं। साल सन 2014 में कुछ अपराधियों द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो उनके राजनीतिक सफर का जो जिम्मा था, उनके सुपुत्र सत्यम भारती जी पर था। तो आइए हम बात करते हैं सत्यम भारती जी से। सबसे पहले तो जो खास मौका रहा, कल इनके पिताजी की पुण्यतिथि थी। ये पूरे 1 साल के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, पूरे 1 साल के बाद ये सोशल मीडिया पे दिखे थे। तो आइए हम इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं सत्यम भारती जी के साथ। सत्यम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि सत्यम भारती जी, आखिर आप 1 साल से कहाँ गायब थे? सोशल मीडिया से दूर, मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे थे, आखिर आप थे कहाँ? हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी पड़ाव पे चल के थोड़ा आराम करता है। आप यूं ही समझिए कि हम भी आराम कर रहे थे। अच्छा, कल बड़ा ही ख़ास मौका था। 23 नवंबर को आपके पिताजी की पुण्यतिथि थी। हालांकि हर साल काफ़ी ज़ोरों शोरों से आप लोग उस पुण्यतिथि का जो पूरा एक इंतज़ाम है, आप इंतज़ाम का वो करते हैं। लेकिन कल बड़ा मुझे लगा कि बहुत ही शांति से उस फंक्शन को आप लोगों ने किया। क्या कारण क्या था? कह सकते हैं प्रारूप कल के कार्यक्रम का छोटा था, या ये कह सकते हैं कि कल सिर्फ पारिवारिक प्रारूप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसका जो बेसिक कारण है वो ये है कि घर में चाचा के लड़के की शादी है। हम जिस सनातन कुल से आते हैं उसमें सोहर और शोक दोनों एक साथ नहीं मनाए जाते हैं। तो इसी गैप को बांटने के लिए हमने इसको बिल्कुल छोटे प्रारूप में किया, ताकि मतलब जो शादी है उसके और इसके बीच का जो एक अंतर है वो बना रहे और ये कड़ी भी जारी रहे। क्योंकि ये पिताजी के जाने के बाद जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो बिल्कुल छोटे से रूम से शुरू हुआ, मेरे रूम से शुरू हुआ और फिर बड़े मंच तक गया। कह सकते हैं आप कि कार्यक्रम कल छोटा रहा। उसका कारण मैंने आपको स्पष्ट किया कि चूँकि घर में शादी है, और यही एकमात्र कारण है कि कार्यक्रम का प्रारूप हमने छोटा कर लिया।
अच्छा, जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उसमें से काफ़ी सारे दर्शक हैं, क्योंकि सत्यम जी वैसे तो बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बड़े ही कंट्रोवर्शियल व्यक्ति भी हैं। बहुत से लोग जो आपको जानते हैं वो कुछ आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उसके तहत आपको जानते हैं। इसमें 2-3 कंट्रोवर्सीज हैं जिसका मैं जिक्र करता हूँ और इस पर हम बड़ी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें भाजपा के सिवान के बड़े एक दिग्गज नेता है मनोज सिंह के साथ आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी और उसमें सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी की भी आवाज़ हमें सुनने को मिली थी। वो ऑडियो बहुत वायरल हुई थी और व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज़ों उसमें मुझे बड़ी बुरी भी लगी, क्योंकि एक बात जो है इनके पिता को लेकर अक्सर कही जाती है सिवान में, या सिवान की जो राजनीतिक गलियारे है उसमें अक्सर ये चर्चा होती है कि एक शख्स थे श्रीकांत भारतीय जी, जिसने अपना पूरा जीवन भाजपा पर निछावर कर दिया, पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी उस पार्टी के लिए, अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लेकिन जिस तरीके का इंसाफ, जिस तरीके का हक उनके परिवार को मिलना चाहिए था उनके मौत के बाद या इंतकाल के बाद या उनकी हत्या के बाद, उस तरीके का सपोर्ट जो है आपके परिवार को भाजपा का नहीं मिला। और ये तो एक मुद्दा था ही कि सपोर्ट नहीं मिला आपके परिवार को, लेकिन उसके बाद ये जो ऑडियो वायरल हुई और उसमें जब हमें देखने को मिला कि जो शीर्ष भाजपा के नेता हैं सिवान के, और ख़ास तौर से उस समय की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वो लोग मातम मना रहे थे कि हमारे भाई चले गए, श्रीकांत भारती जी चले गए। वैसे नेताओं के मुंह से जब मैं अब शब्द मैंने सुना, मनोज सिंह ने जिस तरीके के शब्दों का चयन किया आपके खिलाफ, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं बहुत आहत हुआ उसको सुन के कि ऐसा मतलब क्या हो रहा है ये। देखिए, ये काफ़ी पुराना मामला है, मुझे लगता है कि इस पे मोरा मतलब मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने सवाल कर दिया है तो सवाल आपका जायज़ भी है। वो दरअसल मामला ये था कि अगर जो दर्शक आपके देख रहे होंगे या जो लोग कल सुनेंगे, उनको एक बात बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि सिवान नगर परिषद में जो पैसे का बवंडर हुआ ना, ये उसी समय से प्रारंभ हुआ। अच्छा, इसके पहले जो चुनाव होते थे उसमें एक गरीब की बेटी कृष्णा देवी को यहाँ के पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब ने उनको नगर परिषद का चेयरमैन बनाया। फिर दौर अनुराधा गुप्ता जी का आया, फिर दौर बबलू चौहान जी का आया। ये जो दौर थे, मतलब मेरी उम्र में राजनीतिक परिपक्व न उस समय था ना अभी अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इंसान अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक सीखता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी, जो चीज़ें मेरे जहन में आई, जो चीज़ मैं खुद से आकलन कर रहा था कि ये पैसे का बवंडर जब तक नहीं था तब तक इस तरह के बवाल नहीं थे। और जब इस बवाल का जिक्र हो गया तो बड़े दिन बाद किसी ने मतलब बड़े बेबाकी से सवाल पूछ लिया। हालांकि मैं काफ़ी समय से इन सब चीज़ों पे बचना चाहता हूँ, क्योंकि बात पुरानी हो गई और जो लोग इसमें थे वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारे नज़र में उनका सम्मान भी है और स्वाभाविक भी है कि बड़े हैं तो सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन बस वो एक फेज़ बोल सकते हैं आप उसको, एक परिस्थिति क्रिएट होती है जिस समय बड़ा गहमा गहमी का माहौल होता है और उधर से अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो स्वाभाविक है। और ये किसी भी इंसान के साथ होता है कि जब आप अपने बारे में या अपने अभिभावक के बारे में कोई अपशब्द सुनेंगे तो स्वाभाविक है आपका काउंटर करना। वो स्वाभाविक रूप से हुआ। उसके बाद हालांकि मेरे संबंध बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ना अच्छे ना बुरे। मैं उस चुनाव पे आ रहा था कि जो ऑडियो वायरल हुआ और पैसे की तमाम जो बातें आप चाह रहे जानना जी, हमने तो साहब लौटा दिया था अपने घर से। और इस बात को आप जहाँ चाहे वहाँ अपने पूरी बेबाकी के साथ, कोई अगर मंदिर कहे तो मंदिर में भी चलने के लिए तैयार है और मंदिर के सामने, परमात्मा के साक्षात सामने ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हमने लौटा दिया था। पर वो हमारी जो चेयरमैन, देखिए ये आपका एक व्यक्तिगत निजी मामला था। मैंने इस सवाल को इसलिए पूछा क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये मामला है। वो जो हमारे चेयरमैन रही माननीय श्रीमती सिंधु देवी जी, उनके पति भाजपा के हमारे बड़े नेता अभिभावक भी हैं श्री धनंजय सिंह जी, जब वो आए थे तो इसी तरह के ऑफर के साथ आए थे, हमने उनको लौटाया था वहाँ से। तो अंडरस्टूड होना चाहिए व्यक्ति को कि अगर कोई व्यक्ति
हमारे ऑफ़र को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका ज़मीर नहीं गवारा कर रहा हो, या हो सकता है वो कहीं किसी और के साथ अपने संबंध को निभाना चाहता हो। बावजूद उसके अगर आप लहेजी चले जाएं और महादेवा जाके खरीद के लाएं, तो ये आपकी चॉइस है, ये मेरी चॉइस नहीं है। अच्छा, आपकी बात में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी। जब उनके पिताजी की हत्या हुई थी तो बीजेपी के जो शीर्ष के नेता थे सीवान ज़िले के, उन्हें बड़े ज़ोरों शोरों से एक व्यक्ति पे इस हत्या का इल्ज़ाम लगाया था, और वो व्यक्ति थे सीवान के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन। लेकिन इन्होंने अभी अपनी बात में जब उनका नाम लिया तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि जिस शख्स पे इनके पिता का हत्या का इल्ज़ाम है, जैसा कि लोग कहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं, उसके बावजूद भी उनको आपने शहाबुद्दीन साहब कहकर संबोधित किया। देखिए, ऐसा है कि आप जिस सनातन संस्कृति में हैं, भारतीय परंपरा में हैं, यहाँ पर जब व्यक्ति दिवंगत हो जाता है तो स्वर्गीय हो जाता है। ऐसे भी मान सकते हैं कि वो स्वर्ग मतलब जब कोई व्यक्ति दिवंगत हो जाए तो उसके बारे में किसी को किसी तरह की अशोभनीय बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात साहब कहने की, तो ये जब आप पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, तो खास तौर से सोशल डिग्निटी मेंटेन करना और पॉलिटिकल प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना चाहिए व्यक्ति को। आप इसको हमारा पॉलिटिकल प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, सोशल डिग्निटी बोल सकते हैं, हमारा संस्कार बोल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्स MP रहा है तो साहब कहने में या उसके नाम के आगे जी लगाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी। अच्छा, जो पिछला जो चुनाव था पार्षद का, जो वार्ड के चुनाव थे, उसमें आपकी माता जी कुछ वोटों से हार गई थी। ये अंदर की बात है, मुझे नहीं पता इन बातों में कितनी सच्चाई है। ये कहा जाता है कि कुछ भाजपा के ही नेता थे जिन्होंने ये षड्यंत्र किया था कि आपकी माता जी इस चुनाव में हार जाए। और उस चुनाव में एक और भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, या बात बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि आपने उन पर गोलियां भी चलवाई थी काउंटिंग के दिन। क्या था ये मामला? देखिए, होता क्या है कि बाज़ार में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बिकता है, नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। मेरे लाइफ में अगर दो सबसे दुखद विषय अगर आप बोलेंगे, तो मेरे जीवन का सबसे दो दुखद विषय अगर कुछ है, तो पहला विषय ये है कि मेरे पिताजी मर्डर मटेरियल नहीं थे। आज भी मेरे फादर के दिवंगत होने का गम मुझे नहीं है, क्योंकि ये बात शाश्वत सत्य है कि हम मृत्यु लोक में हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसे यहाँ से जाना है, चाहे जिस मार्ग से जाए। लेकिन जो टाइमिंग थी कि बहन की हल्दी की एक दिन पहले हत्या करना किसी के बाप का, जो बेटी अपने हाथों में हल्दी रचाने के लिए तैयार बैठी हो और उसके बाप का लाश उसके घर तक पहुंचे, सोचिए क्या गुजरता होगा। ये बड़ा दुखद था। ये दुखद था कि मेरे फादर मर्डर मटेरियल नहीं थे। कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं, किसी से वैचारिक मतभेद रखते हैं, कोई मेरे खिलाफ बोलता है, तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं है कि हम उसकी हत्या करा दें या वो मेरी हत्या करा दे। दूसरा दुखद विषय ये रहा कि ये चुनाव मेरे लिए हार का विषय नहीं रहा। मैं तब ज़्यादा टूट गया जब मुझे यह देखने को मिला कि एक मेरी माँ जो काफ़ी टूटे हुए मन से लोगों के बीच गई, उस समाज से अपनी झोली को फैला के वोट और आशीर्वाद मांगने का काम कर रही थी। आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, मेरे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी और पुख्ता सबूत नहीं है कि भाजपा के लोग उसमें इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। पूरे भाजपा पर भी दोषारोपण करना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। कुछ व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, और चूँकि पुख्ता सबूत नहीं है तो मेरे लिए बोलना थोड़ा सा असहज भी है कि हम किसी के ऊपर इस तरह की छीटाकशी करें। ये दुखद था। और जहाँ तक गोली चलाने की बात आई, लोगों ने कहा कि भाई उनके बॉडीगार्ड ने, उसके अंगरक्षक ने गोली चलाया। तो ये बड़ा साइंटिफिक बात है कि जो भी बिहार पुलिस के जवान होते हैं, जो भी कहीं किसी का अंगरक्षक हैं, जो पिस्टलधारी अंगरक्षक हैं, उनका जो पिस्टल का बोर है वो 9mm की पिस्टल रखते हैं।
और जो गोली लगती है वो किसी और बोर की गोली वहाँ लगती है। कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वो परिवार आज भी हमारे संपर्क में, हम भी उनके संपर्क में। ये दुखद भी था कि इस तरह के इल्ज़ामात हम पे लगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कभी कोई नहीं छापता है कि हम वहाँ क्या करने गए थे, झगड़ा करने गए थे कि झगड़ा छुड़ाने गए थे। हमने कहा ना कि नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। आप देखते होंगे समाज में लोग ऑर्केस्ट्रा के बड़े कुछ लोग शौक से देखते हैं। आप कभी और मतलब मैं निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये बातें बता रहा हूँ। जब ऑर्केस्ट्रा में कोई महिला नाचती है और कोई लड़की नाचती है ना, तो आप उसके नाच को नहीं एंजॉय कर रहे हैं। वो एक क्षणिक अवसर हो सकता है कि आप उसके नाच को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसके पीछे जाएंगे तो आप उसके मजबूरियों का शोषण कर रहे हैं, आप उसके बेबसी को देख रहे हैं, आप उसके बेबसी पर उत्सव मना रहे हैं। तो ये डुअल एस्पेक्ट है, निगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इस तरह की बातें कुछ मीडिया हाउसेस ने चलाई। बड़ा अफसोस होता है कि इस मतलब सिवान में निगेटिव खबरें वो किसी भी नेता के बारे में, हाँ नहीं किसी भी नेता के बारे में हो, और किसी भी नेता के बारे में कहने का तात्पर्य है कि मैं सिर्फ किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी दल के नेता के बारे में बात कर रहा हूँ। बड़ा आसान है किसी को बुरा कहना यहाँ पर, तो चलाए। अफसोस तब होता है कि कोई ये खबर नहीं चलाता है कि सत्यम भारतीय नगर परिषद का इकलौता पार्षद था जो पीपीई किट पहन के कोरोना काल में जब स्वीपर डर रहे थे सड़कों पर उतरने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, जो कि एक मूलभूत आवश्यकता थी कोरोना के दरमियान, सत्यम भारती इकलौते पार्षद थे जब कोरोना में पीपीई किट पहन के अपने स्वीपर के साथ सड़क पर थे। कोई ये खबर नहीं चलाता है, कोई ये खबर ब्रेक नहीं कर पाता है। आपके चैनल ने सिर्फ ब्रेक किया था, मुझे याद है, एक बिहार टॉपर की हुई थी उखई गांव की कोई लड़की, उसका एक भाई था, वो उसी गांव के किसी स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास मैं जब गया तो उन्होंने बड़ा मतलब गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, इस बात को कह के कि आप पहले व्यक्ति हैं कि शहर से चल के इस उखई गांव में आए और इस बेटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपको पता है कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसका भाई भी हमारे विद्यालय में पढ़ता है। तो हमने उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत मैंने उनको बोला, उमाशंकर साहू जी नाम है उस स्कूल के प्रधानाध्यापक का, उस स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उखई गांव में वो स्कूल स्थित है। तो मैंने तुरंत ही उनको बोला कि इसके भाई का जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्च है मैं तुरंत वहन कर देता हूँ, और मैंने चेक से उस पूरे स्कूल की जितने फीस बचे हुए थे मैंने उसको दिया। ये खबरें कोई नहीं छापता है, ये खबर कोई नहीं छापता है कि सत्यम भारतीय मतलब अब क्या पता मैं इकलौता पार्षद हूँ कि नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरे जैसे लोग और भी काम कर रहे होंगे, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि पिताजी की हत्या के बाद मैं बदले की भावना से नहीं बढ़ा, मैं बदलाव की भावनाओं की तरफ बढ़ा, और इसका नतीजा यही है कि इसी बदलाव के कड़ी में मैं वैसे बच्चों को गोद लेना प्रारंभ किया। गोद लेने का अर्थ ये है कि उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करना प्रारंभ किया, जिनके सर से उनके पिता का साया उठ गया, किसी दुर्घटना में चले गए। और आज मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ तो एक बात मुझे आपको बताना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। पिछले साल जब चुनाव कुछ दिनों के लिए टल गए थे नगर परिषद के, तो नगर परिषद के चुनाव टलने के दरमियान मुझे अगर मतलब मेरी याददाश्त सही हो तो 23 नवंबर के बाद, अगर ये घटना 23 नवंबर के पहले घटी होती तो शायद उस समय तक मैं उस परिवार को टेक ऑफ कर चुका होता। लेकिन 23 नवंबर के बाद एक हत्या होती है गाय घाट करके एक जगह है आंदर के पास, वहाँ पे किसी व्यवसायी की हत्या होती है। यहाँ पे आते हैं नगर थाना के थानाध्यक्ष, तत्कालीन थानाध्यक्ष जयप्रकाश पंडित जी और तमाम सामाजिक लोग वहाँ जद्दोजहद कर रहे थे। वो परिवार पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी नहीं था। हमने बोला कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इंदिरा गांधी जी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, तो बड़ा बवेला मचा कोर्ट के अंदर। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और मेरे इस शरीर से जो बन पड़ेगा
जितना बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। और कल 23 नवंबर को पिताजी की पुण्यतिथि थी। छोटा सा ही अवसर था, प्रारूप छोटा था, लेकिन मैंने प्रयास किया कि जो मैंने कमिटमेंट किया था उस परिवार से उसको पूरा करूं। मैंने संपर्क साधने का प्रयास किया, संपर्क नहीं हो पाया है। आंदर के ही एक हमारे अभिभावक हैं शंभू प्रसाद जी, उनको दादाजी हम लोग कहते हैं। उनके एक लड़के हैं जन्मेजय कुमार, उनको मैंने फ़ोन किया 2 बार 3 बार कि आप उस परिवार से मेरा संपर्क कराइए ताकि उस लड़के उस परिवार से और उस बच्चे के लिए जो मैंने कमिटमेंट किया है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो बड़ा दुखद विषय होता है कि आप इस तरह की पॉजिटिव खबरें नहीं चलाते जिसमें समाज में बदलाव आए, आप बदले की खबर तुरंत चला देते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ा मन को दुखित करती है। कभी कभी लगता है कि हम समाज के कौन से बनावट के हिस्से में मतलब जी रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सत्यम जी से मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी पहली बार। हालांकि क्योंकि हम लोग एक ही समाज के व्यक्ति हैं तो अक्सर जिक्र होता रहता था सत्यम भाई के बारे में। और 2 चीज़ें उसने मुझे बहुत टच उस दिन इन चीज़ों ने किया था और आज भी मैंने इस चीज़ को फिर से नोटिस किया, इसलिए मैंने सवाल को उठाया था। सत्यम भाई जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरी माता जी मेरे साथ थी और सत्यम भाई को जैसे ही पता चला कि ये वसीम भाई की माता जी हैं तो एक पॉलिटिशियन होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के बावजूद, क्योंकि मैं किसी खास एक समाज से आता हूँ, ये किसी खास एक समाज से आते हैं, बिल्कुल भी किसी तरीके का उन्होंने भेदभाव नहीं किया और ये उठ के अपनी चेयर से उठ के आए, मेरी माता जी के उन्होंने पाँव छुए, फिर इनसे बातचीत का जो सिलसिला है शुरू हुआ। और ऑफ कैमरा भी, क्योंकि होता क्या कि ऑन कैमरा ना बहुत से लोग फिल्टर लगा के बात करते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और तरीके से बात करेंगे, ऑफ कैमरा कुछ और तरीके से बात करेंगे, ऑन कैमरा कुछ और तरीके से बात करेंगे। लेकिन ऑफ कैमरा भी एक जो सभ्य भाषा का परिचय देते हुए इन्होंने अपनी सारी बात रखी और इन्होंने ये जिक्र किया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो सिवान के पूर्व सांसद थे, दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन पे मेरे पिता की हत्या का इल्ज़ाम था। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी इन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन का जिक्र किया तो इन्होंने बार बार उस नाम के साथ साहब लगाया। उस चीज़ ने मुझे बड़ा फैसिनेट किया कि एक इंसान जिस पे इनके पिता की हत्या का इल्ज़ाम है, इनकी पूरी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया था, उस इंसान को ये साहब कह के संबोधित कर रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के तौर पे ये इनकी परवरिश मुझे दिखी कि काफ़ी अच्छी परवरिश रही होगी उस पिता की जो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि वो भी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। बचपन में आपके पिता जिससे हमारी मुलाकात होती थी अक्सर जाते हुए, बहुत हंसमुख, बहुत ही नेक, हर किसी के सुख दुख में उठने बैठने वाले इंसान थे। तो वही जो छवि है, वही जो चीज़ है मुझे सत्यम भाई में भी दिखी। और मुझे ऐसा लगा कि एक जो आम ऑडियंस है जो सत्यम भाई का, जिसने कभी भी जिक्र सुना होगा, सिर्फ कंट्रोवर्सीज के थ्रू सुना है। इन्होंने किसी पे गोली चलवा दिया, मनोज सिंह से कुछ इनके साथ बहस हुई और इस तरह की बातें, भाजपा से हैं तो रेडिकल होंगे, हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करते होंगे। जब मैंने व्यक्तिगत अपने जीवन में इनको देखा, जो मेरा अनुभव रहा, तो मैंने कहा कि नहीं, अगर भाजपा में ऐसे नेता हैं, खास तौर से मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि एक भाजपा की हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स रही है, लेकिन अगर इस तरीके के सेकुलर नेता हैं अगर सिवान में, तो डेफिनेटली उनको सुना जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर सुनने के बाद जो भी लोग हैं, जिस भी वर्ग, जिस भी समाज से आते हैं, हो सके तो उनको समर्थन भी देना चाहिए। तो खैर इसी विषय पे मैं चाहता था सत्यम भाई से मैं ज़रा विस्तार से बात करूँ, समझूँ, हमारी ऑडियंस समझे कि सत्यम भारती कौन है, क्या है, इनका विजन क्या है सिवान को लेकर, सिवान में ये किस तरीके का विकास करना चाहते हैं, और जो भी इनके साथ जो कंट्रोवर्सीज हुई उस बारे में भी हम लोग बातचीत करें। अच्छा, एक जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला आपके पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। आपने मतलब वो बात बोला फिल्टर लगा के मतलब बात करने वाली बात, बड़ा शरीर छोटा है भाई, जगह कम है, चीज़ों को अंदर अटाते नहीं हैं, शुगर कोटेड वर्ड्स कम बोलते हैं। और रही बात किसी को मान सम्मान देने की, तो संस्कार पर किसी की रजिस्ट्री नहीं है, वो आप भी सीख सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, और हर माँ बाप अपने बाल बच्चों को सिखाते हैं। वो उन बच्चों पर निर्भर करता है कि वो उस चीज़ों को कैसे लेते हैं। और जहाँ तक भाजपा पर आपने ये बात कही कि
मतलब भाजपा के बारे में अमूमन ये चर्चा होती है कि वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती है। हमारी ही पार्टी है जिसने ये नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस नारे को अगर हम ज़मीनी स्तर पर उतार के काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम के बीच किसी तनावग्रस्त व्यवस्था में रह के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला कि निगेटिव चीज़ें लोगों को ज़्यादा दिखती हैं। आपको बताते हुए खुशी होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देन है कि गल्फ कंट्री से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए, मधुर हुए। आज और उसी का नतीजा है कि आप और हम जिस सिवान की धरती पे बैठे हैं, ये गल्फ कंट्री की वजह से पटना के बाद यहाँ का इकोनॉमिक सबसे मजबूत इकोनॉमिक कहा जाता है बिहार के अंदर। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें, हाँ अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर इस तरह की बातें करता है और क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक लाभ के लिए करता है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जब आप समाज के उस हिस्से में जी रहे हैं जहाँ पे हर पंथ के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, तो इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं या तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं या समाज को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुस्लिम की, आपको बताते हैं कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो नगर परिषद के अंदर इस बात को बड़ी बेबाकी से उठाया कि बड़ी मस्जिद के पीछे जो कूड़े का स्थान निर्धारित किया गया कई वर्षों से, उसको हटवाना चाहिए। वहाँ दो धार्मिक स्थलें हैं, वहाँ तो कोई मंदिर नहीं है। मैं जिस सनातन धर्म से आता हूँ वहाँ उसका कोई मंदिर नहीं है। वहाँ मस्जिद है, वहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर तो काफ़ी दूर है। इन सब के बावजूद भी मैंने मस्जिद और गुरुद्वारे के लिए आवाज़ उठाई कि वो एक धार्मिक स्थल है। और कई अधिकारियों से जब इसके रिगार्डिंग बात हुई, उन्होंने मेरे दिमाग में चल रहे कुछ प्लानिंग्स को भी शेयर करने की बात करी। हमने उनसे कहा कि इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं, स्वीपर अगर इस रास्ते से जाते हैं या अगर इलेक्ट्रिक रिक्शा का व्यवस्था कर देते हैं, तो वो जो मस्जिद का इलाका है, वो जो धार्मिक स्थल है, वहाँ कूड़ा डंप ना हो के डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है वो डायरेक्ट कूड़े को उठा के और डंपिंग पॉइंट पर चला जाएगा। इस तरह की चीज़ें शेयर की। अगर मैं उस कंट्रोवर्शियल फेज का व्यक्ति होता तो शायद इससे पहले किसी मंदिर के पास गिर रहे कूड़े की बात करता। अच्छा, बड़ी मस्जिद से मुझे एक और बात याद है कि वो जो इलाका है, ख़ासतौर से बड़ी मस्जिद के पीछे का इलाका जो है, उसको पहले हम लोग या आजीवन जब से मेरी पैदाइश हुई है, मेरे पिताजी की पैदाइश हुई है, वो इलाका बड़ी मस्जिद के एरिया के नाम से जाना जाता था। तो जब नामकरण हुआ और उस जगह का नाम बदल के श्रीकांत भारतीय रोड के नाम से वो इलाका अब जाना जाता है, तो उस जगह का नाम आपके पिताजी के नाम पर रख दिया गया। और हालांकि आपके पिताजी काफ़ी एक सेकुलर आदमी थे और अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे, लेकिन जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं वो उसकी जो इमेज बनी हुई है वो एक सेकुलर पार्टी के तौर पर नहीं बनी हुई है। वो किसी खास एक आइडियोलॉजी की पार्टी है या विशेष धर्म की पार्टी, जैसा कि वो कहती है। तो कुछ लोगों में नाराज़गी भी थी इस बात को लेके कि बड़ी मस्जिद का नाम जो है भाजपा के नेताओं ने शायद षड्यंत्र करके या जो भी करके उस नाम को बदल दिया, जिससे शायद कुछ लोग आहत थे। क्या इसमें आपकी भी कोई भूमिका थी उस नाम को बदलवाने में? पहली बात तो आज भी बड़ी मस्जिद वहीं पर है। अच्छा। और कोई भी धर्म का मंदिर हो, कोई भी धर्म का धर्म स्थल हो, वो हमारे लिए पूजनीय है उतना ही जितना हमारा मंदिर पूजनीय है। उसका नाम बदला नहीं गया है, उसका नामकरण हुआ। और नामकरण होने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि हमेशा उस इलाके को बड़ी मस्जिद के पीछे के नाम से जाना गया। ऑफिशियली कोई नाम नहीं था? ऑफिशियली उसका कोई नाम नहीं था। अच्छा अच्छा। आज उसका नाम बड़ी मस्जिद के पीछे श्रीकांत भारतीय मार्ग हुआ है। बड़ी मस्जिद को कहीं पर भी माइनस नहीं किया गया। और मस्जिद और परमात्मा को कोई माइनस कर सकता है क्या? दूसरी बात जो आपने कहा मेरे उस पूरे मामले में मेरा कोई रोल, तो आपको बताते हैं मैं उस मीटिंग का पार्ट जरूर रहा हूँ, लेकिन उस मीटिंग में इस बात को अगर सबसे प्रमुखता से किसी ने उठाया तो हमारे मतलब उम्र में बड़े अभिभावक पार्षद, सॉरी मतलब साथी पार्षद तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभिभावक पार्षद हैं अमित कुमार सिंह, सोनू सिंह।
उन्होंने और एक हमारे बगल के पार्षद हैं, हमारे बहुत अजीज़ हैं इरफान खान साहब, उन्होंने इस बात को उठाया कि आगामी 23 नवंबर, आने वाले 23 नवंबर को, चूँकि मेरे पिताजी एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हटके एक सामाजिक कोर भी वो उन्होंने मेंटेन किया था, तो एक सामाजिक श्रद्धांजलि होनी चाहिए। और इसी का नतीजा हुआ कि वो नामकरण हुआ, और इस नामकरण में पूर्व की चेयरमैन श्रीमती सिंधु सिंह जी का और उस समय के तत्कालीन उप चेयरमैन श्री बबलू शाह जी का भी भरपूर योगदान रहा। और सिर्फ इन्हीं लोगों का योगदान नहीं रहा, तमाम पार्षद जो उस हाउस के अंदर थे, उन लोगों ने बिल्कुल एक मुश्त होकर एक आवाज़ में मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रोसीडिंग, मतलब इस कह सकते इस बात का समर्थन किया। तो मेरा उसमें मेरा अपना कोई निजी रोल नहीं रहा। अभिभावक पार्षद श्री सोनू सिंह जी और इरफान खान साहब ने ही प्रोसीडिंग पे और उस फ्लोर पे इस चीज़ को लेके आए, और तमाम लोगों ने, उस समय के तत्कालीन चेयरमैन और उप चेयरमैन ने बड़े बेबाकी के साथ, बड़े भावपूर्ण तरीके से इसका समर्थन किया, और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। और साथ साथ उस इलाके के लोग, जो वो इलाका है, हालांकि वो इलाका आपके लिए हो सकता है और लोगों के लिए हो सकता है, पिन कोड के लिए हो सकता है, शहरी मानचित्र पर वो इलाका हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो मेरे पिता की माटी है, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने हमारे पिता जैसे दिवंगत शख्सियत को जन्म दिया, तो वो माटी है। और उस माटी का अगर नामकरण उनके नाम से होता है तो ये मेरे लिए हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। मेरे साथ साथ वहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों के लिए हर्ष का विषय है, जिनका जुड़ाव, जिनका लगाव मेरे पिताजी के साथ रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल छूट गया था, मैं ये सवाल करना चाह रहा था, कितनी गुटबाजी क्यों है सिवान भाजपा के नेताओं में? मतलब सर क्या है कि देखिए, एक अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ओम प्रकाश यादव जी वो अलग क्यास लगा रहे हैं कि वो भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं लोकसभा के लिए। एक और आपके पार्टी के बड़े ही विवादित नेता हैं जो अपने विवादों से अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, टूना पांडे जी, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। वो कभी कहते हैं मैं भाजपा का नेता हूं, लेकिन सपोर्ट करते हैं वो हैना साहब को, जिनका ताल्लुक राजद पार्टी से था। तो क्या रहा है? और आपस में ही मतलब बयानबाजी करते रहते, मतलब आप लोगों की जम नहीं रहे कि आपस में क्या मामला है? टिकट की जहाँ तक बात है, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, बड़े नेता हैं हमारे यहाँ, ये उनका मामला है। और रही बात जहाँ तक टूना पांडे जी का, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि उनके व्यक्तिगत संबंध किससे हैं, हमारे भी व्यक्तिगत संबंध और लोगों से हैं। हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद किसी से नहीं है जी। और टूना पांडे जी की जहाँ तक आपने बात कर दी है, तो विवाद का एक चेहरा हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है वो इकलौते व्यक्ति थे, या पहले व्यक्ति बोल सकते हैं, इकलौते तो नहीं बोलेंगे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ मेरे माताजी के लिए विधानसभा के टिकट का मांग किया था। भाजपा के अंदर अगर पहला सुर किसी ने उठाया था तो टूना पांडे जी ही थे। और उनका अपना कुछ व्यक्तिगत मामला हो सकता है, और इस पर मुझे नहीं लगता है कि वो उम्र में बड़े हैं इस लिहाज से भी, और बड़े नेता हैं इस लिहाज से भी, मेरा कोई टिक्का टिप्पणी करना। मैं इसलिए मैंने सवाल को किया कि ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा आपकी पार्टी को भुगतना पड़े, कि आपकी पार्टी का एक नेता जो है वो किसी और नेता के समर्थन में काफी, हर परिवार में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, हर परिवार में कहीं ना कहीं कभी किसी का किसी से मन नहीं मिलता है, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन उस परिवार के अस्तित्व को तब तक खतरा नहीं होता है जब तक वो परिवार या वो समाज किसी मोरल के खिलाफ काम करे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी, और बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनके नज़र में ये सब चीज़ें होंगी, और समय रहते हम लोग ये ठीक कर लेंगे। क्या लगता है आपके हिसाब से कौन उम्मीदवार हो सकता है भाजपा से सिवान लोकसभा का? ये भारतीय जनता पार्टी कुछ तो अंदर कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ पर डिस्कशन कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। सब लोग ही यहाँ पर नगर का जो अध्यक्ष है, जो मंडल का अध्यक्ष है, वो भी उम्मीदवार हो सकता है। यहाँ पर जिन्होंने संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए उन दुर्गति के दिनों में, वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो जो संघर्ष करता है और जो जनता के, आम जनमानस के
लिए उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है, निश्चित तौर पर पार्टी उसको उम्मीदवार बनाती है। इसके पहले ओम प्रकाश यादव जी ने सिवान में एक बड़ी लड़ाई लड़ी, पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास की राजनीति आपकी पार्टी करती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो भी उनकी रैलीज हमने देखी है उनकी या योगी जी की, वो लोग फिर से विकास के मुद्दे को छोड़ के इस मुद्दे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बड़े ही भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपको हम राम जी के दर्शन कराएंगे। कहाँ वो लोग विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं देश में। वो तो अभी भी राम मंदिर मस्जिद में ही लगे हुए हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप लोगों को फ्री में दर्शन कराया जाएगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, मंदिर सिर्फ पार्टी का विषय थोड़ी है, मंदिर तो पूरे भारत का विषय है, पूरे हिंदुस्तान का विषय है। राम तो हम सबके आराध्य हैं। आप इस बात से गुरेज नहीं कर सकते होंगे कि अगर आज मंदिर बन रहा है तो आने वाले दिनों में ये इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया के बहुत बड़े प्रेस्टिजियस चीजों में से एक होगा। क्यों ताजमहल नहीं है क्या? मेरा सवाल इसीलिए आज भी ताजमहल हमारे लिए प्राइड का विषय है, इसीलिए मैंने इस सवाल तो राम मंदिर भी हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए प्राइड का विषय होगा, गर्व का विषय होगा। लेकिन ये पता क्या, ये बहुत सारे विषयों में से एक विषय होना चाहिए, ये आपकी पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अहम या पहला मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दों में से एक हो सकता है, क्योंकि भारत जो है भावनाओं का देश है, आस्थाओं का देश है। डेफिनेटली मस्जिद और मंदिर का भी एक मुद्दा है, लेकिन आप पहली प्राथमिकता सिर्फ मंदिर को देंगे, ना नौकरियों को देंगे, ना अपने विकास को देंगे, ना सड़कों को देंगे, ना अस्पतालों को देंगे, ना कॉलेजों को देंगे, ना स्कूल्स को देंगे, ना शिक्षा को देंगे, ना साइंस को देंगे। इन तमाम मुद्दों को छोड़ के आपकी प्राथमिकता ये है, आपकी अचीवमेंट ये है कि हमने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है, और जो मामला कोर्ट के जरिए हल हुआ है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश और चुनाव में कहीं ना कहीं इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया कि कहीं भी विकास की बात जो है मोदी जी नहीं कर रहे हैं, योगी जी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर बात चल रही है कि हमने राम मंदिर का निर्माण करा दिया है। यही तो चाहिए था देश के लोगों को। खुश हो जाइए, आइए और अगले चुनाव में हमको आके वोट दीजिए। देखिए, एक्चुअली बात क्या है कि आप जब किसी एक विषय को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं तो आप उसमें रम जाते हैं। बात यहाँ चंद्रयान की भी होनी चाहिए, बात यहाँ चंद्रयान की भी होनी चाहिए। हम और आप बिहार के जिस हिस्से में बैठे हैं, बात यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की भी होनी चाहिए। 2005 में जब नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई थी, तो जो लॉ एंड ऑर्डर का फिजा बदला वो पूरे दुनिया ने माना। पूरी दुनिया ने माना ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से इन्वेस्टर बिहार की तरफ रुख करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी और उस वोट की ताकत थी। ये विकास का एक पार्ट है। और रही बात की कुछ चीजें सोशल हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है, कुछ चीजें धार्मिक हैं। राम हमारे लिए धर्म के विषय हैं, राम हमारे लिए आराध्यता के विषय हैं, राम हमारे लिए पूजा के विषय हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का विषय है। रही बात, आपने साइंस की बात की, हमने कहा कि चंद्रयान पर भी बात करिए, हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात करिए। इसी हिंदुस्तान के अंदर जब इंटरनेशनल फोरम पे बातें होती थी तो गल्फ कंट्रीज जो हमारे यहाँ के लोग जाते थे, ये सुषमा स्वराज का देन है कि आज एक सीमित दायरा बनाया गया गल्फ कंट्रीज के संधि में। वो अमेंडमेंट, वो संशोधन कराया गया कि नहीं, हमारे यहाँ के जो भारत से लोग जाएंगे वो आपके लिए, आपके यहाँ जो जाके मजदूरी कर रहे हैं या आपके यहाँ काम करने जा रहे हैं, आपके यहाँ नौकरी पेशा करने जा रहे हैं, उनको आप अपने मन से सैलरी नहीं दे सकते हैं। ये सुषमा स्वराज जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुकी है, ये उनका देन है कि जब वो विदेश मंत्री थे तो इस तरह के अमेंडमेंट्स भारत के अंदर विदेश मंत्रालय के द्वारा लाए गए, जिसका पूरा का पूरा लाभ हिंदुस्तान से बाहर जाने वाले लोग, खासतौर से हमारे सिवान के जो हमारे मुस्लिम भाई लोग गल्फ कंट्री में जाके और अपनी जीविका चलाते हैं, अपने रोजगार के लिए जाते हैं,
उनको लाभ मिल रहा है। और इस बात को बड़े बेबाकी से कहना चाह रहे, हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें समझ में ना आए, लेकिन आप किसी भी इंटेलेक्चुअल को बैठा के अगर इस बात पे, इस विषय पे चर्चा कराएंगे तो उनको अंतिम में ये बात माननी पड़ेगी कि ये सुषमा स्वराज जी का ही देन है कि गल्फ कंट्री में हम इतने मजबूती के साथ और पूरे मान और सम्मान के साथ काम कर रहे हैं अपनी जीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। अच्छा, आपने चंद्रयान का जिक्र किया, साइंस का जिक्र किया। एक फिल्म आई थी हॉलीवुड में, ठीक है, उस फिल्म का नाम था इंटरस्टेलर। वो फिल्म भी साइंस फिक्शन फिल्म थी, स्पेस के बारे में थी। सिर्फ एक फिल्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्यों जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी खास फिल्म है और वक्त मिले तो आप लोग देखिएगा इस फिल्म को। उस फिल्म का जो बजट था वो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास था। चंद्रयान मिशन का जो बजट था वो तकरीबन मेरे ख्याल से 500-600 करोड़ के आसपास का था। यानी हमारे यहाँ जो हमारी इसरो, जो हमारी एक इतनी बड़ी एक संस्था है, उसके लिए जो बजट पास करने का जो निर्णय होता है वो सरकार लेती है कि इस साल हमारे साइंस के लिहाज से हमको कितना बजट पास करना है, कितने पैसे देने हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। तो आप देखिए कि चंद्रयान मिशन के लिए, एक रॉकेट को रिसर्च के लिए चांद पे भेजना है, चांद का मिशन है, उसके लिए बजट है जो सिर्फ है 500 से 600 करोड़ रुपए है। एक फिल्म जो हॉलीवुड की फिल्म है, उस फिल्म का बजट इससे तकरीबन 3 गुना, यानी कि 2000 करोड़ के आसपास उस फिल्म का बजट था। तो इसमें जो श्रेय है ना, पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे भारत के वैज्ञानिकों को। लेकिन हाँ, ये इल्ज़ाम लगता है आपकी पार्टी के नेताओं पे, मेहनत किसी और की, मलाई अक्सर ये खाते हैं। पहला बजट उतना कीजिए कि फिल्म से ज़्यादा बजट हो, फिर देखिए हमारे जो साइंटिस्ट है वो क्या क्या करते हैं, वैज्ञानिक क्या से क्या कर गुजरते हैं। एक फिल्म से भी कम बजट आप देते हैं कि लीजिए, और 500, 400, 600 करोड़ में बॉलीवुड की भी फिल्में बनने लगी हैं 300, 400, 500 करोड़ में। इतना कम बजट देते हैं रिसर्च के लिए, और जब वो पूरी की पूरी मेहनत उसमें जो थी, पूरी की पूरी मेहनत हमारे देश के वैज्ञानिकों की थी, साइंटिस्ट की थी। 500 करोड़ में भाई साहब ये कोई आसान बात नहीं है कि आप चांद पर रॉकेट भेज दें और वहाँ जाके आप रिसर्च कर लें। लेकिन क्या श्रेय आपकी पार्टी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिया। देखिए, श्रेय पार्टी ने श्रेय लिया कि नहीं लिया यह विषय नहीं है। एक मिनट के लिए हम यहाँ पर पार्टी को माइनस भी करते हैं। यह पूरा का पूरा श्रेय भारत के उन कुशल वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने दुनिया में ये इतिहास रचा। और इस बात को कहने में व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई गुरेज नहीं है, और निश्चित तौर पर वैज्ञानिकों को ही श्रेय जाना चाहिए और जाता भी है। ये मीडिया फोरम में इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रही है। और जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप एक फिल्म का कंपैरिजन, फिल्म के बजट का कंपैरिजन उस इसरो से कर रहे हैं, मतलब उस चंद्रयान से कर रहे हैं। हमारे भारत में एक चीज बड़ा दुखद है। दुखद ये है कि हम प्रैक्टिकली नहीं चल पाते हैं। फेयर एंड लवली, अफ्रीकन देशों में डार्क स्किन के लोग ज्यादा हैं, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों को है, और भारत में सबसे ज्यादा दबा के फेयर एंड लवली बिकती है। हम प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हैं। आपने फिल्म का जिक्र किया, अब जैसे लोक की बात, अभी छठ पर्व बीता, बड़ा जरूरी हो जाता है कि छठ जैसे पावन पर्व पर जब आप लोक की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो आप अपने लोक को जीवंत रखिए, क्योंकि जो लोग लोक को जीवंत नहीं रखते हैं वो सीधा परलोक जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि एक दुनिया की बड़ी मशहूर सिंगर है शकीरा, उनको लोग पॉप सिंगर के नाम से नवाजते हैं, और वो जो जब शोज करती हैं तो बड़े बड़े इंटरनेशनल मंच पे अपने आप को परफॉर्म करते हुए वो नजर आती हैं। दुनिया उसको पॉप सिंगर के नाम से नवाजती है। और दिक्कत ये है कि जब आप शारदा सिन्हा का परिचय कराते हैं तो कहते हैं भोजपुरी की गायिका है, ये छठ की गायिका है। नहीं, ये भारतीयता की गायिका है, ये सभ्यता की गायिका है, ये सनातन की गायिका है, ये संस्कृति की गायिका है। ये जो सोचने का तरीका है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और शिफ्ट करना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ी। देखिए, ये तो जो विषय है जो आप बात कर रहे हैं उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और ये कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग की ये एक डीएनए में चीज शामिल हो गई है, शायद अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही है। आपको प्रैक्टिकल, हम लोग हर चीज के लिए ना अंग्रेजों का अप्रूवल चाहते हैं। ये पता नहीं हमारी है थिंकिंग में, बैक इन माइंड ये चीज चलती रहती है। अगर किसी चीज की तारीफ अगर किसी अंग्रेज ने कर दी तो ये चीज बढ़िया है।
एक हिंदुस्तानी ने कर दी तो हम फिर डाउट में आ जाते हैं, अरे ले कि ना ले। अब अभी तुरंत भारत के अंदर ही एक चीज देखने को मिली थी। कुछ दिन पहले कुछ न्यूज चैनलों पे ये खबर ब्रेक हुई थी कि एक नीलोत्पल मृणाल करके एक कवि हैं, अच्छे कवि हैं और पूर्वांचल के हैं, गमछा पहन के उनको नहीं जाने दिया एक गया। रेस्टोरेंट था, दिल्ली की ये घटना है। उस रेस्टोरेंट में वो गमछा पहन के गए थे तो उस रेस्टोरेंट के कुछ लोगों ने उनको रोक लिया और बोला कि आप ये पहन के अंदर नहीं जा सकते हैं, और उसमें कुछ खास ड्रेस कोड भी निर्धारित नहीं था, लेकिन उस गमछे को लेकर उन्होंने रोक दिया तो बड़ा ही बवाल हुआ था। उन्होंने बहुत इस इशू को उठाया था उस कवि ने कि ये हमारे बिहार की शान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बहुत से इलाकों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत बवाल हुआ था बिहार में, उसी ये मामले का जिक्र कर रहे हैं जी। नहीं, मैं वही पर आ रहा हूँ कि वो सिर्फ गमछा नहीं है साहब। जब तमाम दुनिया कोरोना काल में अपने बजट से जूझ रही थी, पैसों से जूझ रही थी, बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, बड़े बड़े कारखाने जो है मास्क की आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रही थी, उस समय वही बिहार का गमछा हमारा आन बान शान, हमारे नाक को ढक के और कोरोना काल से बचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। वो सिर्फ हमारे लिए शान का विषय नहीं है, शौकत का विषय नहीं है, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न पार्ट है। और बाद में हुआ ये कि इस चीज़ का जब बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाकों में, तो जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जो लोग थे, और उन्होंने अपने ड्रेस कोड में गमछे को भी शामिल कर लिया कि अब आप गमछा पहन के भी उस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत समय बाद अब सत्यम जी दिखे हैं और आने वाले महज कुछ ही सालों में, एक आध सालों में विधानसभा का भी चुनाव है, अगले साल लोकसभा का भी चुनाव है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सत्यम जी, कहीं आपकी भी तैयारी कहीं ना कहीं चल रही है लोकसभा या विधानसभा लड़ने की? देखिए, अभी तो 2024 में लोकसभा चुनाव है। मेरा कद बहुत छोटा है, शायद मैं लोकसभा के लिए नहीं बना हूँ, और ये बहुत बड़ा विषय भी है। रही बात विधानसभा की, तो ये आने वाला वक्त बताएगा, यहाँ की आम आवाम बताएगी। अभी तक हमारे चाहने वालों ने जिस तरह का दिशा निर्देश दिया है, उस दिशा निर्देश पर चलने का हमने प्रयास किया है। तो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में, राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। ये बात अकाट्य सत्य है। तो अभी इसका जवाब देना मुझे नहीं लगता है कि बड़ा उचित होगा और सही होगा। ये समय आएगा और चीज़ें समय के अनुसार चलती रहेंगी। सत्यम जी, आप भी एक बड़े ही युवा तेज तर्रार नेता हैं। एक और नेता बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं सिवान में, जिनका नाम है जीवन यादव। अगर हम जो चेयरमैन का चुनाव हुआ था उसके बाद खासा उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। आप क्या सोचते हैं जीवन यादव के बारे में? कभी आपकी व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात हुई है? कैसे व्यक्ति हैं वो, कैसे नेता है? कह सकते हैं एक आध बार मेरी मुलाकात किसी समारोह, मतलब किसी मांगलिक कार्यक्रम में हुई है। अच्छा। और मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे बातचीत नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिस्से का संघर्ष करता है, वो भी कर रहे हैं या कर रहे होंगे। मुझे लगता है उनके संघर्ष के बारे में मेरे से बेहतर वो बताएंगे। कोई भी व्यक्ति सामाजिक ताने बाने में अपने संघर्ष के बदौलत अगर समाज को कुछ अच्छा देने का प्रयास करता है निस्वार्थ भाव से, तो ये अच्छी चीज़ है। होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि मैंने इस सवाल को इसलिए आपसे पूछा है क्योंकि कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं या ऑफ कैमरा जो बातें होती, चर्चाएं होती हैं, उसमें ये जिक्र होता है कि जीवन यादव शायद हो सकता है कि भाजपा के कहीं उम्मीदवार हो सकते हैं आने वाले चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा। ये उनका निजी मामला है और वो किस पार्टी में जाएंगे, किस पार्टी से उम्मीदवार होंगे, उनके विचार किस पार्टी से मिलते हैं, ये उनका निजी मामला है। इस पर मुझे नहीं लगता है कि मेरा कुछ भी बोलना वाजिब होगा। और जब व्यक्ति निजी तौर पर संघर्ष कर रहा हो तो ये उनके हिस्से की बातें हैं और ये वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। चलिए, अब हम अपने आखिरी सवाल पर बढ़ते हैं। इसके साथ ही हम इस बातचीत के सिलसिले को ख़त्म करेंगे। बड़ा ही ख़ास मौका था, आपके पिताजी की पुण्यतिथि थी। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस 23 नवंबर की रात को?
23 नवंबर 2014 की रात को समय 9:50 हो रहे होंगे, मेरे चाचा जी का कॉल आता है मेरे नंबर पे और उनके द्वारा मुझसे ये पूछा जाता है कि भैया कहाँ हैं। हमने बोला कि वो कहीं गए होंगे। तो नहीं, भैया को गोली लग गया है। ये बात सुनते ही मैं घर से दौड़ता हुआ निकला और अपने पुराने घर जो मेरा पैतृक आवास है वहाँ पहुँचा। वहाँ चाचा लोग नीचे उतर चुके थे और जैसे ही हम शांति वट वृक्ष के आगे बढ़े, मेरे पिता का शव वहाँ पे पड़ा हुआ था। मैं घर से निकला तो मेरी माताजी बहन की हल्दी की तैयारी कर रही थी। उसके कल हो के मेरी बहन की हल्दी थी। माताजी मिठाइयाँ वगैरह ठीक कर रही थी और जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो मेरे मम्मी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। हमने बोला कि आ रहे हैं। अब तो इतना जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हैं? हम बोले आ रहे हैं और हम निकल गए वहाँ से। पीछे से मेरी मम्मी को भी किसी ने फ़ोन कर दिया था, वो भी हमारे पीछे पीछे भागते हुए वहाँ पहुँची और जब हम लोग पहुँचे तब तक मेरे फादर इस दुनिया में नहीं थे। एक आत्मसंतुष्टि के लिए परिवार के लोगों ने उनको हॉस्पिटल लाया। सदर अस्पताल के अंदर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वो चीज़ें इतनी जल्दबाजी में हुई कि आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि मेरे पिताजी के ऊपर थ्रेट था, वो जो समय था वो थ्रेट से भरपूर था, लेकिन बावजूद इसके मेरे पिताजी की एक सोच थी। क्योंकि कई मर्तबा जब हम अपने पापा से पूछते थे कि इतना मतलब राजनीति में उतार चढ़ाव है, बावजूद इसके आप बिल्कुल निर्भीक होके और चीज़ों को करते हैं, तो पापा बोलते थे कि हम क्योंकि कुछ बिगड़ ले नहीं कि हमरो परमात्मा कुछ बिगड़िए ना। उस दिन परमात्मा से थोड़ी देर के लिए विश्वास उठ गया कि अगर मेरे पापा ये बात बोलते थे कि हम क्योंकि कुछ बिगड़ ले नहीं कि और परमात्मा हमारा कुछ बिगड़िए ना, तो आखिर परमात्मा काहे बिगाड़ देले। ये तमाम घटनाएं घटने के बाद जब बॉडी को हम लोग लेके और अपने घर पर पहुँचे, मेरी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रही थी कि मेरे पिताजी नहीं हैं। वो कई बार हमको झकझोरती थी, कई बार मेरे चाचा लोगों को झकझोरती थी। मम्मी कहती थी कि पापा ये का हो गई बा। भाई लोग से बोलते तू लोग कैसन भाई बड़ा कि कुछ नहीं का करत। ये सब चीज़ें हुई। एक दुखद विषय और रहा। उस लाश के साथ जब वो पूरा अंधेरा छटा और सुबह हुई, तो सुबह के वक्त कुछ महिलाओं के मुंह से, जो हमारे पिताजी के पड़े हुए शव के पास आके हमारे माताजी को सांत्वना दे रही थी जी, और जा रही थी, तो मैंने कान में ये बात सुनी कि मियाँ के कोनो लड़का से इनका लड़किया के अथी रहा, यही वजह से मार दिले हसन। ये बड़ा दुखद था हमारे लिए। मतलब उस मौत से ज़्यादा अगर कोई शॉकिंग चीज़ थी तो वो अफवाह था। मुझे आज भी सिवान में अगर सबसे ज़्यादा गुस्सा किसी बात पे आता है तो इस बात पे आता है कि ये समाज के कौन से बनावट का हिस्सा है
कि जब श्रीकांत भारती की हत्या होती है तो आप कहते हैं कि उसकी बेटी का किसी मुसलमान लड़के के साथ ऐसा था। राजदेव रंजन की हत्या होती है, कहते हैं कि इस व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। राजीव रोशन की हत्या होती है तो कहते हैं कि इसकी बीवी का इससे संबंध ठीक नहीं चल रहा था। जो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं ना साहब, वो लोग निश्चित तौर पर इस पाप से भी ज़्यादा बड़ा पाप कर रहे होते हैं। और अंदर से एक परमात्मा पे विश्वास बहुत है। थोड़े देर के लिए डगमगाया था, लेकिन जीवन के कुछ पड़ाव ऐसे आए हैं, उसके बाद परमात्मा पे विश्वास पुनः स्थापित हुआ और ये मानने लगे कि निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें इंसान को खुद से नहीं करनी चाहिए, उसको परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर और वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए। निश्चित तौर पर चीज़ें बदलती चली जाएंगी। क्योंकि एक चीज़ बड़ा स्पष्ट मानना है, मेरे पिताजी की हत्या हुई, हमको जिस तरह से सिवान का माहौल था, जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, बॉडी पूरी रात पड़ी रही, सुबह पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया और पुनः बॉडी द्वार पे जाती है। वहाँ पर जो माहौल था, कई जो मिक्स इलाके हैं सिवान के, वो बड़ा सेंसिटिव हो चुका था माहौल। वहाँ मुझे मतलब अगर सबसे ज़रूरी लगा तो ये लगा कि अपने मुंह पे ताला बंद रखना, क्योंकि मेरा एक शब्द बोला हुआ सिवान को क्या पता किस दंगे के आग में झोंकता, मुझे नहीं पता है। शायद जिन लोगों ने मेरे पिता को मार के गुनाह किया था, मैं शायद उससे बड़ा गुनाहगार हो जाता बोल के। और ये बहुत दुखद विषय है कि आप अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने किए गए पापों को छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा को समाज में फैलाते हैं, जिससे वो परिवार ऑलरेडी आहत होता है। मतलब जब किसी का शव किसी के घर पे पड़ा है, वो ऑलरेडी दुख में है और उसके बाद इस तरह की अफवाहें जाती हैं, सोचिए कितना पीड़ादायक वो क्षण होता होगा। अभी शिवाजी तिवारी की हत्या हुई थी, सरफराज भाई ने मुझे फ़ोन किया था, बोला कि आना है, मैं कुछ निजी कारणों से नहीं आ पाया। उस समय भी गाहे बगाहे एक खबर ब्रेक हो गई कि दारू के कारोबारी थे। ये बड़ा दुखद है, आपको इस बनावट से निकलना होगा। हमारे स्टूडियो में एक नेता आए थे MIM पार्टी के, तो उन्होंने एक बात कही, उनसे हमने सवाल किया कि आपके जो पार्टी के जो शीर्ष के नेता हैं गुरुद्दीन ओवैसी अक्सर कहते हैं अपने भाषण में, भाषण देते हैं कि 15 मिनट के लिए भीड़ हटाइए, हम सबसे निपट लेंगे, ऐसा कुछ। तो उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि भाजपा के नेताओं को देखिए वो कितना कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इतना विवादी बात कहते हैं। मैंने यही चीज़ कहा, देखिए मैंने कहा आप किसी का समर्थन मत कीजिए। हेट स्पीच है, चाहे भाजपा वाले दे, चाहे आपकी पार्टी के नेता दे, तो उस चीज़ का विरोध होना चाहिए। वही बात सत्यम जी कह रहे हैं कि जब किसी इंसान की हत्या होती है, खासतौर से ऐसा व्यक्ति जो हत्या मटेरियल नहीं है, मेरे ख्याल से हत्या मटेरियल तो कोई भी नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान की हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी हत्या के बाद लोग जो इस तरीके की जो बातें करते हैं, वो आई थिंक ज़्यादा चुभती है उस परिवार को कि ये था तो इसलिए मार दिए गए, वो था तो इसलिए मार दिए गए। हत्या किसी भी रूप में जायज़ नहीं है। खुदा को यह हक है, जिसको उसने जब भेजा है जब वापस बुला ले। किसी भी इंसान को हक नहीं है किसी की हत्या करने का। खैर सत्यम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और अपनी बात को बड़ी बेबाकी से आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े। ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया तक। जय हिंद।